हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, ज़बरदस्त। तो मैं हूं आप सभी का फिजिक्स मेंटोर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट 1। चैप्टर 1 हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से। बस आप सभी का प्यार और स्नेह चाहिए मुझे, और वो मुझे पता है कि आप सब लोग भर भर के दोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यानी कि लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के अंदर कुछ ये टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, किस चैप्टर में होता क्या क्या है। दूसरा हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तीसरा हम लोग समझेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। और चौथा हम लोग समझेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं। और उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके कितने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये किस तरीके से बिहेव करता है, और जो भी ये चार्ज के बारे में एवरीथिंग हम लोग इस हेडिंग के अंदर समझेंगे। और उसके बाद एट द एंड हम लोग इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यहीं पर। और इसके बाद आपको आनंद आ जाएगा पूरे क्लास में। आपको लगेगा कि आपने जितने भी ये कंटेंट्स पढ़े इसका पूरा स्वाद मिल गया एट द एंड। ये आपका जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया लेकिन इम्प्लीमेंट करना अगर आपको नहीं आता है तो ये बड़ा दिक्कत देता है। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैं हूँ, और ये हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो क्या है, स्टैटिक क्या है, आइए समझते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ये इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, क्लियर? यानी कि जब चार्जेज किस पोजीशन में हो, रेस्ट की स्टेट में हो, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विराम की अवस्था में हो, तो ऐसे चार्जेज को हम लोग जिस यूनिट्स में पढ़ते हैं उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग स्थिर विद्युतकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यानी कि जब हम स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, जिसे कि हम लोग हिंदी में वैद्युत आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंसेज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण होता है। तो देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग मास के बारे में जानते हैं कि मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का एक तरीके से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स that give rise to the phenomena of experiencing force in the presence of electric and magnetic field। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर एक मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है, बिकॉज एवरी मैटर इज अ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या कह लो कि एटम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना? कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपके सामने जिस बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड भी हमारा किससे बना होगा? एटम से मिलके बना होगा। क्लियर है? अब इस एटम के अंदर कितने पार्टिकल मिलेंगे? इस एटम के अंदर होते हैं आपके 3 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना? अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये हमारा कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम लोग हिंदी में नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में होता है। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही
एक एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो ये किसी भी मैटर के साथ होता है, इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एलिमेंट्री या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट गिव राइज टू द फिनोमिनन ऑफ एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं कि ये चार्ज के कितने टाइप होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया धन आवेश, पॉजिटिव को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो धन आवेश एंड ऋण आवेश। तो चार्जेज हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको हम सिंबॉलिक में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं वहाँ पर सिर्फ पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बिंदु आवेश कहते हैं। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये चारों तरफ से चार्ज है, इस पे चारों तरफ चार्ज है, लेकिन इस सभी चार्ज को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एज्यूम करें कि ये सभी चार्ज हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड है, मान लो ये सभी चार्ज केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड है, सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। क्लियर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। यानी पॉइंट चार्ज, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल चार्जेज ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गया कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। जैसे क्लास 11th का अगर हम रेफरेंस लें तो क्लास 11th में एक टॉपिक हम लोगों को आता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो भी मैटर उसमें है, तो ये पूरा उसका मास जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड होता है या कंसंट्रेटेड होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली उसी तरीके से एग्जैक्टली एकदम कि किसी कोई एक चार्ज बॉडी है, इसके टोटल चार्ज को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल चार्ज सेंटर्ड है या कंसंट्रेटेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो आपको पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे इसी सीक्वेंस में कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमारा क्या होगा। ठीक, तो देखिए एसआई यूनिट जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो होता है कूलम। कूलम के लिए हम कैपिटल सी सिंबल का यूज करते हैं। उसी तरीके से सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के दो होते हैं। ठीक, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू। ईएसयू को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू को क्या बोलते हैं, ईएसयू को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये किसका यूनिट है, चार्ज का है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और वहीं पर जो ईएमयू हमारे सामने है, ये जो ईएमयू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है ना। लेकिन जो चार्ज का हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है उसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर आवर या फैराडे। एम्पियर आवर एंड फैराडे। एम्पियर आवर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एच से, और फैराडो को कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, कैपिटल एफ से। क्लियर हो गया। अब आइए इसी में और बात करते हैं। 1 कूलम जो होता है बेटा 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। इसको ईएसयू को स्टैट कूलम भी बोलते हैं। ईएसयू को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, ये ईएसयू जो है, ईएसयू इज ऑल्सो नोन एज स्टैट कूलम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ईएसयू है हमारा, दिस ईएसयू इज ऑल्सो नोन एज स्टैट कूलम। क्लियर। तो और 10 कूलम जो होता है हमारा, 10 कूलम इज इक्वल टू 1 AMU। AMU को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, AMU। AMU को हम लोग AB कूलम के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है AB कैपिटल C, AB कूलम। EMU इज ऑल्सो नोन एज AB कूलम। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समस्या सोल्व। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसमें किसी भी बालकों को, किसी भी बालिकाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज का CGS यूनिट ESU एंड EMU. ESU is also known as stat coulomb or Franklin. EMU is also known as AB coulomb. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 ESU and 10 coulomb is equal to 1 EMU. ठीक, उसके अलावा जो हमने प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात की कि प्रैक्टिकल यूनिट हमारा एम्पियर आवर होता है, तो 1 एम्पियर आवर में हमारा 3600 कूलम्ब होता है और फैराडे भी होता है, तो 1 फैराडे में हमारा 9000, आप देख लो 96,500 कूलम्ब होता है। 1 फैराडे में कितना होता है? 96,500 कूलम्ब होता है। तो ये वैल्यू आप रफली लिख सकते हो, लेकिन ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे काम के हैं। ये वाला आपको उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से आप इसे लिख सकते हो, लेकिन इसे आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर हमें आपको समझना है। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो तार खींचे गए हैं वायरिंग वाले, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है इजीली, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। या लोहा रॉड होता है ना, TNT सरिया, जिसको हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं घर बनाते समय, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, तो आयरन इज ऑल्सो अ कंडक्टर। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। यानी ऐसे मटेरियल्स जिनमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर। सभी लोगों ने देखा होगा कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जब खींचा जाता है तो हाई टेंशन वायर में बीच में कुछ ऐसा लगा होता है, ये इंसुलेटर, इसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। ये एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, या जैसे प्लास्टिक हो गया, हम लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। ठीक है, या पेपर हो गए, रबर हो गया, ये सभी मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल करंट को अलाउ नहीं करते। ठीक है ना। या वुड है, लकड़ी, सूखा, एकदम सूखा हुआ ड्राई वुड, तो इसमें भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो ये भी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। कंडक्टर्स यानी कि दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे कंडक्टर्स हो जाए, इंसुलेटर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चालक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हिंदी में हम लोग चालक बोलते हैं। और इंसुलेटर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। ठीक है ना, अचालक। क्लियर हो गया? तो हिंदी में भी मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताए दे रहा हूं, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले विद्यार्थी या छात्र या छात्राएं हैं, उनको हिंदी में भी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, तो जो हमारे बॉडीज़ होती हैं उनको कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये चार्जिंग के प्रोसेस हैं अलग अलग। हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन से, किसी भी बॉडी को कंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे प्राइमरी मेथड्स हैं, ठीक है, जिनसे हम चार्ज करते हैं, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी के ये जो रेस्ट आप दिख रहे हो जिसमें लिखा थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इमिशन, ये आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपके ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़, ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़। ठीक है, ये आपके लिए नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से है। बाकी ये तीन आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझना है कि कोई भी बॉडी फ्रिक्शन से कैसे होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, देखो मेरे जेब में अभी कंघी है, तुम लोगों को समझाते हैं, है ना। जब कंघी, कॉम्ब है ये, जब कॉम्ब को हम लोग अपने बालों में इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है, इस कॉम्ब को जब छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे ना, तो ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्या हो जाता है? क्योंकि इसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं ना, तो रब करने से क्या होता है, आप अपने हाथ को रब करके देखो। आप जब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करोगे तो फ्रिक्शन के वजह से हमारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब जब दो डिफरेंट बॉडी हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंस के बने हुए हैं, डिफरेंट नेचर है उनका,
तो टेंडेंसी ऐसी होती है कि कोई सब्सटेंस तेज़ी से हीट को ग्रिप करता है, तो जो हीट को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा अमाउंट में, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, और जो उसके कांटेक्ट में दूसरी बॉडी है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। आइए इसको एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन से हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, तो देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये ग्लास रॉड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है। और ये हमारा जो पिंक कलर का आप देख रहे हो, ये हमारा पिंक कलर का, ये हमारा पिंक कलर का सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, सिल्क का क्लॉथ। अब ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ हमने क्या किया, रब किया। रब करने के बाद जब हमने दोनों को सेपरेट किया तो हमने ऐसा पाया कि जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक। वहीं पर जो हमारा सिल्क क्लॉथ है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा हुआ क्या कि जब सिल्क के साथ ग्लास रॉड को हमने रब किया, ठीक है, तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में आ गए। क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड के मटेरियल डिफरेंट था, सिल्क का मटेरियल डिफरेंट था, ठीक है ना। तो इसने हीट को ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जो फ्रिक्शन से जनरेट हुआ, और उस हीट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे एक्साइटेड होने के बाद ये सीधा निकल के सिल्क के क्लॉथ में आ गए। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया और सिल्क क्लॉथ हमारा नेगेटिवली चार्ज बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ अ बॉडी बिकम चार्ज बाई फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसमें दूसरा हमारा मेथड है बेटा बाई कंडक्शन मेथड। कि कंडक्शन मेथड में क्या होता है, जब हमने क्या लिया, हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली, ये हमारे सामने एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इस फिगर में आप देखो तो हमने एक चार्ज बॉडी लिया और इस चार्ज बॉडी को, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हम कह दे रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में ला के रख दिया। तो जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला के रख देते हैं तो क्या होता है कि इसका चार्ज दूसरे वाले में भी ट्रांसफ़र होने लगता है, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के बाद इस पर भी चार्ज आ जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जैसे इस फिगर में अगर हम बात करें, जैसा कि आपके सामने इस डिस्प्ले पर जो फिगर है इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा, देखो ये हमारा एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ये क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव नेचर का है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज रॉड है। और ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था, तो नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके कांटेक्ट में हम ले आए, जब ले आए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ऐसे समझ लो कि देखो ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है मतलब कि इस पर चार्ज इज इक्वल टू 0, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने किया इसके साथ कि इस बॉडी के कांटेक्ट में जिस पर कि चार्ज 0 था एक चार्ज बॉडी को लाके टच करा दिया, ठीक है ना। देखो ये एक चार्ज बॉडी था और इस चार्ज बॉडी को हमने इसके साथ कांटेक्ट करा दी, ठीक, ये हमारा चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी। जब चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगा, इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगा इस रास्ते से। और उसके बाद जब इसको सेपरेट करेंगे, हम इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो हमें ऐसा मिलेगा कि इस पर भी हमको कुछ चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंडक्शन मेथड होता है। एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, समझना इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमने क्या लिया कि एक टैंक लिया और एक दूसरा टैंक लिया, समझना आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से। एक टैंक को हमने वाटर से फिल्ड कर दिया कंप्लीटली, ठीक है, और दूसरा हमारा एम्प्टी। फिर हमारे दिमाग में यार इसको भरना है हमें, वो भी इसी टैंक से। अब भाई टैंक है ये, अब तुम क्या करोगे, हनुमान जी तो नहीं हो ना कि उठा के ऐसे सीधा पानी उसमें पूरा पलट दिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं इतनी आसानी से। तो तुमने दिमाग लगाया और तुमने दिमाग ये लगाया कि इनको यहाँ से एक पाइप के जरिए कनेक्ट कर दिया। जब पाइप से आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि इसका वाटर की क्वांटिटी इसमें भी आने लगा। अब क्या होगा कि इसका जो लेवल था, मान लो इतना हाइट तक हमारा लिक्विड था, यहाँ पर पानी था, इसका लेवल डाउन होने लगेगा और इसमें वाटर लेवल राइज होने लगेगा। और कहाँ तक राइज होगा, जब तक कि दोनों के लेवल बराबर नहीं हो जाते, जब तक कि दोनों के लेवल बराबर नहीं हो जाते।
तब तक इसका वाटर इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, यानी कि मूव करता रहेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद ही दोनों में वाटर के लेवल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कंडक्शन मेथड में भी यही होता है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा ऐसे कि ये हमारे सामने अनचार्ज बॉडी है, ये ए है, और इस ए पर हमारा चार्ज कितना है, 0। ये हमारा चार्ज बॉडी है बी, और इस पर चार्ज कितना है, प्लस का 10 कूलम। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया, ए और बी को दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया कुछ देर के लिए, और उसके बाद हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, ए को भी और बी को भी, ए को भी और बी को भी हमने सेपरेट कर दिया कुछ देर के बाद। जैसे कि टैंक के साथ हमारा हो रहा था सीन कि टैंक को अगर कुछ देर बाद हम देखेंगे तो दोनों में वाटर लेवल हमें क्या मिलेगा, दोनों में वाटर लेवल हमारा सेम हो जाएगा। सिमिलरली कुछ देर के बाद हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो हमने ऐसा देखा कि जो ए पर चार्ज है वो कितना आ गया, 5 कूलम, और इस पर जो चार्ज है इस पर भी कितना आ गया, 5 कूलम। मतलब इक्वली समझ लो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा, ध्यान देना, जब ये दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल होंगे, यानी कंडक्टर ए और कंडक्टर बी ये दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो इक्वली अमाउंट में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर दोनों इक्वल अमाउंट के नहीं हैं तो आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल, तब तक हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि इन दोनों का हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अब ऐसा मान लेते हैं कि मान लो थोड़ी देर बाद हमने हटा दिया, पहले इस पर चार्ज कितना था, प्लस का 10 कूलम, अब भाई इसके कांटेक्ट में आ गया तो 10 कूलम तो अब नहीं रहा होगा, कुछ तो कम हो गया होगा। तो हम मान लेते हैं कि कितना कम हो गया, कि भाई पहले 10 कूलम था, अब इसमें से क्यू कूलम कम हो गया, तो बी पर हमारा चार्ज कितना आ गया, 10 माइनस क्यू कूलम, तो ए पर चार्ज कितना आ गया, क्यू कूलम। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा बॉडी चार्ज होता है इन कंडक्शन मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से कि एक और मेथड है जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, वो है हमारा बाई इंडक्शन मेथड। ठीक है, इंडक्शन मेथड में हमारे सामने क्या होता है कि देखिए यहाँ पर किसी बॉडी को हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर समझना है इस चीज़ को तो बड़े अच्छे से आप समझ सकते हो कि थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि ये हमारा आयरन है, ये हमारा आयरन का रॉड है, मान लो ये हमारा मैग्नेट है, मान लो है नहीं, हमने बोला मान लो, हमने क्या किया, इसको इसके पास में रखा, इसको चिपका के नहीं रखा है, इसके केवल पास में रखा, नियर बाई में रखा, तो थोड़ी देर बाद में आप ये देखोगे कि इस मैग्नेट की टेंडेंसी इसमें भी आ गई है, यानी मैग्नेट के क्वालिटी, जो मैग्नेट के पास क्वालिटी थी वो क्वालिटी इसके अंदर भी आ गई है। ये भी छोटे छोटे से स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसी संगत वैसी रंगत वाला ये कॉन्सेप्ट है इंडक्शन। समझ में आ रही है बात। तो इंडक्शन में यही होता है कि हमारे पास एक, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम डायग्राम अलग से बना के आपको बता देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि देखो बेटा, ये हमारी एक बॉडी है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी है। ठीक है, ये अनचार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये हमारा क्या है, अनचार्ज है। ठीक, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ कि हम एक चार्ज रॉड इसके पड़ोस में ला के रख दिए, कैसा, पॉजिटिव नेचर का। तो जैसे ही इस अनचार्ज्ड बॉडी के पड़ोस में, यानी कि नेबर में, हम एक चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं, तो इसके अंदर, चूंकि ये कंडक्टिंग बॉडी था, बस इस पर चार्ज की क्वांटिटी 0 था, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से अटैच है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, वो इसके वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वैसे ही समझ लो, अब कैसा हम तुमको बता दें, तुम रास्ते में जा रहे हो, सुंदर सुशील कन्या बगल से निकली, तुम रास्ते भटक जाते हो, इलेक्ट्रॉन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये सुंदर सुशील कन्या है, समझ लो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा इसके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच होके, अलग होके इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो वो एटम क्या बन जाएगा, वो एटम आयनाइज हो जाएगा एक तरीके से, उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे बेचारे इसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है,
इस बाउंड्री की तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकले हैं वो एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ आ जाता है, क्योंकि जानते तो होगे ही कि सिमिलर चार्ज हमारे क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस वाले के सामने माइनस वाला आ गया, अब प्लस वाले से ये प्लस वाला दूर हो गया। अब हमने क्या किया इसको, अब हमने किया कि भाई साहब इस पर तो ऐसे है दूसरा फिगर कि ये चार्ज बॉडी ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने ऐसे ही रहने दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज हमारे इधर आ गए। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हमें रिमूव करना है तो इस एंड को हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अर्थिंग। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन समझना आप, ठीक है ना। हम जब इसको अर्थिंग कर देंगे तो अर्थ एक एनर्जी का कह लो बहुत बड़ा सोर्स होता है, इसके पास चार्ज का भी ये बहुत बड़ा सोर्स है। तो होता क्या है कि अर्थ ने कहा कि भाई साहब तुम यहाँ अकेले क्यों पड़े हो, इधर क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो भाई साहब ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम थे इन्होंने कहा क्या बताएं, ऐसे तो लड़के घर में पाल रखे थे हमने, वो देखो सुंदर कन्या देखी नहीं, किसको नहीं देखी, सुंदर कन्या, कि सुंदर कन्या देखी नहीं कि भाग गए ये लो, ये हमसे अलग हो गए, एकदम किनारे किनारे भाग गए हमको छोड़ के। तो अर्थ ने कहा बेटा घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे लिए, हम इसकी पूर्ति करेंगे, तुम्हारा जो लॉस हुआ है, लड़के जो भाग गए हैं सुंदर कन्या के चक्कर में, हम पूरा करेंगे ये चीज़। तो अर्थ के पास से इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए, यानी जितने लड़के यहाँ भागे थे ये सारे अर्थ ने इसको दे दिया, यानी ये फिर से जैसे थे उस स्टेट में आ गए, ठीक है। तो यानी कि ये चार्ज हमारा एक तरीके से पूरा कंप्लीट कह सकते हो कि क्या हो गया, अर्थ के वजह से डिसअपियर हो गया। जब ये डिसअपियर हो गया और इसको हम सेपरेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अब केवल ये मिला। अर्थ का साथ ये एटम पाते ही ये तो अर्थ से मिलकर कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, अब बचे ये केवल जो इस एंड पे लगे हैं, और ये सुंदर कन्या इस तरफ है। सुंदर कन्या ने कल्टी मार लिया। कल्टी क्यों मारा, उन्होंने कहा अच्छा जब तुम अपने सगे के नहीं हुए तो हमारा क्या साथ दोगे। सुंदर कन्या अलग भाग गई बेचारी। सुंदर कन्या के भागते ही अब ये क्या कर रहे, तो करें भाई, इनके पास अब बचा ही क्या ऑप्शन, कुछ नहीं बचा। तो ये बेचारे चारों तरफ फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ढूंढने लग गए सुंदर कन्या किधर गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज हमारे चारों तरफ एकदम इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये मेथड है हमारा किसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस मेथड को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। यानी कि पहले ये बॉडी अनचार्ज था, पहले ये बॉडी अनचार्ज था, लास्ट स्टेज में हमको क्या मिला, चार्ज हो गया। तो दिस इज द, ये हमारा फिगर 1 है, ये हमारा क्या है, फिगर 1। ये इसी का फिगर 2 है, फिगर 2, और ये इसी का फिगर 3 है, जिसमें आपको मिलेगा कि अब अनचार्ज बॉडी कंप्लीटली चार्ज हो गया है। और इस पर कैसा नेचर का चार्ज है, नेगेटिव नेचर का चार्ज है। तो एक बात आपको तो समझ में आ गई होगी कि जब एक अनचार्ज बॉडी के करीब पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो कैसा चार्ज होता है, अपोजिट नेचर का इंड्यूस चार्ज उस पर आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब हम चलते हैं इसी में, और देखिए इसके अलावा तो जो 3 हमारे प्राइमरी मेथड ऑफ चार्जिंग थे वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। उसके बाद हमारे पास और होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको केवल नॉलेज के पर्पज से आपको समझना है, थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन में क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से भी, ठीक है ना, जब उनको हीट मिलता है, जैसे ये मेटल पीस है, ये क्या है बच्चों, ये मेटल पीस है। अब मेटल पीस के अंदर तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो नीले कलर में आपको दिख रहे हैं ये सब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इनको हमने हीट प्रोवाइड किया, नीचे साइड से हमने क्या दिया, इनको हीट दिया, हीट की वजह से क्या हुआ कि जो उसके आउटर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन थे वो इमिट करके सराउंडिंग में चले गए। तो उस वजह से भी ये बॉडी अब हमारा क्या हो जाएगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बॉडी भी हमारा चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की वजह से जो बॉडी चार्ज होता है उस पर किस नेचर का चार्ज आता है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोनिक इमिशन का प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक तरीके से थर्मोनिक इमिशन टाइप का ही है। इसमें क्या होता है बेटा
कि जैसे ये मेटल का एक्सपोज्ड सरफेस है जो कि सनलाइट के रेडिएशन के कांटेक्ट में है ना, अपर सरफेस, ये वाला सरफेस जो कि डायरेक्ट सन रेडिएशन अगर सन से आ रहा है तो इसी सरफेस पर फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इंसिडेंट रेडिएशन, ये रेडिएशन छमक छल्लों की तरह ऐसे आए, ठीक, छम छमा छम छम चले आए और मेटल के सरफेस पर गिरे। मेटल ने क्या किया, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे निकलने लगे, ठीक है। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इजेक्ट हो गए तो ये भी हमारा कैसा चार्ज बन जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा, है ना। ये मेटल भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? गॉट इट? एकदम बढ़िया से। देखो भाई धमाल मचा दिया जाएगा, लेकिन तब फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है और इंटरटेनिंग बहुत मज़ेदार है, मतलब इतना इंटरटेनिंग है कि आप पूछो नहीं, धमाकेदार सब्जेक्ट है ये। अब देखो अगला हम इसमें पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, जैसे हमने अभी चुंबक वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, कुछ उसी तरीके से है कि इसमें भी ये हमारा एक मेटल की बॉडी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मेटल है, ठीक। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ये मेटल है, इसके बगल में ये आप जो देख रहे हो ये एक स्ट्रॉन्ग, मतलब ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इसके सराउंडिंग में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज है। अब उसके सराउंडिंग में जब उसके नज़दीक में इस बॉडी को हम रखेंगे तो यहाँ भी इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला जो मेथड है आपका फील्ड इमिशन, ये एक उसी तरीके से है जैसा कि हम लोगों ने इंडक्शन में पढ़ा था, समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इस पर नहीं आते हैं, एक तरीके से कह लो सराउंडिंग में ही रह जाते हैं, ठीक है। फील्ड इमिशन में कि अगर ये बॉडी हमारी समझ लो कि अनचार्ज्ड है, ठीक, और ये चार्ज्ड है और इसके सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस भाई साहब को इसके नज़दीक लेके आ गए, तो नज़दीक लाने की वजह से क्या होता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं और उनके निकलने की वजह से ये बॉडी हमारा फिर से पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा फील्ड इमिशन। तो ये जो लास्ट के हमने 3 आपको बताए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ये आपको केवल ओनली नॉलेज के पर्पज से है। इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखने का मन है ना लिखो, इट्स योर चॉइस, लेकिन लिख लोगे तो आपको कभी ना कभी जीवन में हमेशा काम आएगा। क्या पता तुम भी टीचर बन जाओ तो अपने बच्चों को तो बताओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हमारे चार्ज के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या, ये हमारे जो भी चार्ज हैं इन चार्जेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी क्या खासियत है ना। तो आइए हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है भाई, देखो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज होगा या तो वो पॉजिटिव होगा या हमारा नेगेटिव होगा। अकर इन डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स एंड इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्योंकि चार्ज के डिफिनेशन में ही है कि चार्ज हमारा क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जो चीज़ फंडामेंटल होता है उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और यूज है क्या, कि ये डिस्क्रीट, अकर इन डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स। पॉजिटिव इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि चार्ज का जो नामकरण हुआ है वो किसने किया है। तो एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज नाम रखा। जैसे हम लोगों को किसी ने बचपन में या कभी ना कभी इस अल्फ़ाबेट की शुरुआत हुई होगी, किसी न किसी व्यक्ति ने तो ये बताया होगा ना कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ए कहते हैं। वैसे ही जब चार्ज का इन्वेंशन हुआ था तो उस समय इसका कोई नाम नहीं था। नाम किसने दिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं आगे कि पॉजिटिव चार्जेज आर एसोसिएटेड विद प्रोटॉन। जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, किस पे, एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, आप बात समझो, किसी एटम के लिए अगर हम बात कर रहे हों तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है एटम के अंदर, प्रोटॉन से एसोसिएटेड होता है, ठीक। वहीं पर जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज की,
तो नेगेटिव चार्ज एटम के इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है। क्योंकि सबको एक बात पता होगा कि ये हमारा मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इसके सराउंडिंग में हमारा क्या होता है? इसके सराउंडिंग में हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में कौन रहता है? इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हमारा एक क्या है? ये एक एटम का सेक्शनल डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन मिलेगा और दूसरा आपको कौन मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है ये, ठीक है ना। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर न्यूट्रल होता है ये। वहीं इसके सराउंडिंग्स में हर ये ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में हमारे क्या एग्जिस्ट करते हैं? इन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक। तो जो प्रोटॉन है हमारा, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एटम बोलते हैं। इन्हीं पार्टिकल से मिलके हमारा एक एटम फॉर्म होता है, और एटम बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं तो मोलिक्यूल्स बनता है, और मोलिक्यूल्स बहुत सारे कंबाइंड होते हैं तो कोई भी, जैसे अब ये भी बना है तो इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे, है ना। क्लियर हो गया। अब इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पे और हम डिस्कशन कर लें अगर, तो आप लोग ये चीज लिख सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, और कौन है? प्रोटॉन, और कौन है? न्यूट्रॉन, ठीक। ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? ध्यान देना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, सबसे खास बात, कि जितना चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही चार्ज हमारा प्रोटॉन पर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो हमने क्या लिखा? नो चार्ज। अब हम जरा इनके मास के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये भी आप लोगों के बहुत काम का इन्फॉर्मेशन है, ये लिख लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन पर जो हमारा मास होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। जो न्यूट्रॉन पर हमारा मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इन दोनों के मास लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का ये चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं, और ये इनके मास के वैल्यूज़ हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से लिख के रखना है, याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। अब हम इसी सीक्वेंस में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि ये तो आपको पता चल गया एटम वाला, कि ये सब एटॉमिक किसी भी एटम के एटॉमिक जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन पे हमारा चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन से एसोसिएटेड होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट पे हम चलते हैं सीधा, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज इट पॉजेज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, बात समझना, कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, किसी न किसी से तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तभी वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज इंडिकेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
कि लाइक चार्जेज रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेज का मतलब कि अगर ये प्लस क्यू है और इसके नियर बाई में एक और प्लस क्यू डैश चार्ज हम रख दें तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो ना, ये भी बाबू, कहाँ से कहाँ प्यार मोहब्बत जागेगा इनके बीच में भाई, नहीं पॉसिबल है ना। वैसे ही एकदम सिमिलर। और वहीं पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच प्यार पनप जाएगा तुरंत, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के तरफ, ठीक है। तो लाइक चार्जेज रिपेल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आपको समझ में आ गई। चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज हमारा ट्रांसफरेबल भी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये हमारा ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जहाँ मास होगा वहीं पर चार्ज होगा, जहाँ मास नहीं होगा वहाँ पर चार्ज नहीं होगा। और एक सबसे और इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। मान लेते हैं कि इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर ट्रांसफ़र हो गए। क्या ट्रांसफ़र हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए बी पर, तो दोनों ही हमारे चार्ज बन गया। अब बी ने जो ए पर हमारा चार्ज आया, मान लो वो प्लस में क्यों आ गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक। अब वहीं पर जो बी पर हमारा चार्ज आया वो नेगेटिव नेचर का आया क्योंकि इसने दिया, ठीक है। अब समझो भाई, जितना ए देगा उतना ही तो बी लेगा, ज़्यादा तो नहीं ना ले लेगा कि ज़्यादा ले लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम तुमको 10 रुपया दिए तो तुम हमसे 10 ही रुपये तो लिए, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो चार्ज ऑन ए हमने कितना एज्यूम कर लिया? प्लस क्यू। तो चार्ज ऑन बी माइनस क्यू। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी तो है। अगर इनिशियल मास इसका ma है और इसका इनिशियल मास mb है, समझना अब। तो ट्रांसफ़र होने के बाद ए का मास, क्योंकि ए ने क्या कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब ए का मास स्लाइटली कम हो जाएगा। अब इसको हम ma ना लिख के ma डैश लिख दिए। अब बी का मास भी स्लाइटली रेज कर जाएगा। बी का मास समझ लो क्या हो जाएगा, बी का मास स्लाइटली रेज कर जाएगा। ये मास जो है, अब यहाँ पर समझना कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में रिलेशन ये है कि ma इज़ ग्रेटर देन m डैश ए। और इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों में रिलेशन है कि mb इज लेस देन m डैश बी। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसका मास भी तो जाएगा साथ में। तो स्लाइटली मास हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका डिक्रीज कर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। लेकिन 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 ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट बात, टोटल मास की अगर हम बात करें, ठीक है ना, टोटल मास यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, वो ट्रांसफ़र होने के बाद भी m डैश ए प्लस m डैश बी के ही बराबर मिलेगा। यानी मास हमारा टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। पूरे ए और बी का कंबाइंड मास की बात करें तो जो मास ए और बी का इनिशियल स्टेट में था उतना ही मास फाइनल स्टेट में भी मिलेगा, ठीक। तो ये आपको कीवर्ड की तरह नोट कर लेना है। यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास के साथ क्या होगा, मास हमारा घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, और जब चार्ज हमारा ट्रांसफरेबल है तो उसके साथ साथ मास में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, ये बेटा लाइन सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। जैसे हमारा मास के साथ क्या होता है, जब हमारी थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे आइंस्टाइन चाचा ने क्या बता दिया था कि जो मास होता है ना, रेस्ट मास और मूविंग मास, ये दोनों कांस्टेंट नहीं होते, अलग अलग होते हैं। क्या बताया मूविंग मास के रिस्पेक्ट में उन्होंने कि मूविंग मास इज इक्वल टू द रेस्ट मास डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। किसने दी ये बात? ये आइंस्टाइन चाचा ने दी। आइंस्टाइन चाचा के ये बात देने के बाद ये m जो है ना बेटा, ये मूविंग मास है, मूविंग मास। और जो m0 आपको दिख रहा है, दिस इज द रेस्ट मास। तो ये थ्योरी मतलब ट्रू है आज के टाइम पे, ये नहीं कि ये फॉल्स है, ये कंसीडर किया जाता है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये आइंस्टाइन ने कंक्लूजन दिया था। उससे पहले ये माना जाता था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी उतना ही मास है, मोशन में है तब भी उतना ही मास है। लेकिन
आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिगड़ गए साइंस के, फिजिक्स के स्पेशली। तो उसमें ये निकल के आया कि जो हमारा मूविंग मास है वो रेस्ट मास के साथ इस तरीके से रिलेट करता है। यहाँ पर जो v है बेटा, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, या है ना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसकी स्पीड है, और जो c है ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर तो ये चीज़ है कि मास एक वेरिएंट क्वांटिटी है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो चार्ज है, ये चार्ज ये इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे ये बॉडी है ए, ठीक है, और ये रेस्ट की स्टेट में है, और इस पर चार्ज की वैल्यू है, मान लेते हैं हम 10 कूलम, कितना है, प्लस में 10 कूलम, रेस्ट में है तब भी उतना ही रहेगा। अगर ये बॉडी ए मोशन करने लगा, मूव करने लगा, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी v से, तब भी इस पर चार्ज की वैल्यू 10 कूलम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। चाहे ये चार्ज पार्टिकल को आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दोगे तब भी उस पर चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी। ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। अब हम बात करते हैं अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो चार्ज हमारा रेस्ट में है वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज हमारा मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब वहीं अगर तीसरी बात करें कि चार्ज हमारा एक्सेलरेट हो जाए तब क्या होगा, एन एक्सेलरेटेड चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं लास्ट पे कि अ चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हम आपको बता देते हैं कि जो नेचर का आइसोलेटेड यानी सेपरेट फॉर्म में जो चार्ज पाया जाता है उसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी सबसे स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको हम लोग फंडामेंटल या इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं हम लोग, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और ये एलिमेंट्री चार्ज हमारा जो आइसोलेटेड फॉर्म में सिंगल एग्जिस्ट करता है ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज इंडिविजुअली या डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बाद में बहुत सारे इन्वेंशन हुए, रिसर्च तो कंटिन्यू चलता ही रहता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स पाए गए जिनको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली द पार्टिकल ऑफ चार्ज +-1/3e एंड +-2/3e हैज बीन फाउंड। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वार्क्स, ठीक है। बट स्टिल दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज क्वांटम चार्ज बिकॉज दे आर फाउंड टुगेदर, नॉट आइसोलेटेड टिल नाउ। ये क्वार्क्स पार्टिकल जो हैं अकेले नहीं पाए जाते, सेपरेट नहीं पाए जाते, ये एक साथ पाए जाते हैं, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स, ठीक है ना। तो इस वजह से जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है उसे हम क्वांटम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज या उसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इतना मैग्नीट्यूड लेते हैं, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये प्लस माइनस में, प्लस मतलब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, या माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। या ये कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो जितना भाई अपना वैकेंट स्पेस तो छोड़ के जाएगा ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये था मेरे पास, ये यहाँ से चल के कहीं और चला गया तो उस सिचुएशन में उस पर प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब मेरे से गया है तो मेरे पर हमारा, समझ रहे हो ना, मेरे पर प्लस में आ जाएगा, जिस पर गया उस पर माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज थे और ये क्वार्क्स का इन्फॉर्मेशन था। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यही है हमारा क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ये जो कैप आप देख रहे हो ये ब्रास का डिस्क है, ठीक, ये पूरे ये कंडक्टिंग चीज़ें हैं, ये कंडक्टिंग है, और ये आपका गोल्ड लीफ है। निचवा जो आप ये देख रहे हो ना, पत्ते की तरह इससे फैला हुआ है,
ये गोल्ड लीफ है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज ब्रास रॉड, और ये हमारी ग्लास की जार है यानी कि ग्लास का बॉटल है, और ये इंसुलेटिंग प्लग है या कह लो यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंसुलेटर कैप है ये। ठीक, यहाँ पर आप सामने यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा एक मेटल का फॉइल है, मेटल का फॉइल। अब मेटल के फॉइल को हमने क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है यहाँ से चार्ज लीकेज के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये हमारी एक रॉड है। ठीक, अब इस पर मान लेते हैं कि किस नेचर का चार्ज है ये हमको पता ही नहीं है, इस पर किस नेचर का चार्ज है, बस इतना है कि इस पर चार्ज है, ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड रॉड है, चार्ज्ड रॉड। अब ये पता करना है कि इस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस पे समझ लो, सबसे पहले हम गोल्ड लीफ को एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, नॉन चार्ज हम इस पर पहले से दे देते हैं। हमने इस पर पहले से किसी चार्ज बॉडी से, मान लो हमारे पास ये एक नॉन चार्ज था पॉजिटिव, हमने इसको इससे टच करा दिया जिसकी वजह से ये चार्ज यहाँ तक आ गया, और जब सेम चार्ज आएगा तो लाइक चार्जेज रिपल, तो गोल्ड लीफ हमारा थोड़ा सा अपने से दूर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्लाइटली जैसे ये अपने पास से दूर हुआ, फिर हमने इसको यहाँ से डिटैच कर दिया, हटा दिया, ख़त्म मामला इसका, क्योंकि इसको हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया है। तो जब चार्ज हल्का सा प्रोवाइड कर दिया, अब ये हमारे पास क्या था, अननोन है, ये चार्ज तो है लेकिन ये अननोन है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले रॉड को हम लाए और इस वाले रॉड को यहाँ से फिर से टच करा दिए। जब अगर टच करा दिए, अगर समझना कि अगर ये वाला फॉइल ऑलरेडी यानी कि गोल्ड के जो लीफ्स हैं, अगर ये गोल्ड लीफ ऑलरेडी एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर एक्सपेंड होगा तो ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये गोल्ड लीफ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, यानी कि पहले ऐसे थे ऐसे होने लगे, कोलैप्स करने लगे, इसका मतलब कि ये हमारा नेगेटिव नेचर का चार्ज बॉडी है। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस है तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से ये, समझ रहे हो ना, कोलैप्स करने लगेंगे इसके पत्ते। और अगर ये भी पॉजिटिव है और इसको पहले से हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो प्लस और प्लस रिपल करेंगे, तो ये गोल्ड लीफ और एक्सपेंड करेगा, जो पहले से था और ज़्यादा करेगा। तो ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज, कि हम कैसे पता कर लेते हैं कि कौन सा बॉडी चार्ज है, कौन सा बॉडी अनचार्ज है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि चार्ज क्या क्या और शो करता है। तो चार्ज हमारा एडिटिव नेचर का भी होता है। एडिटिव नेचर का मतलब कि अगर मान लिया जाए जैसे कि एक रूम है और उस रूम में बहुत सारे लड़के हैं, सबका मास अगर पूरे इंटायर रूम के अंदर जितने बालक हैं सबके मास निकालना है, तो सबका इंडिविजुअल मास हम ऐड करेंगे। उसी तरीके से चार्ज भी हमारा एडिटिव नेचर का होता है कि, ठीक है, कि व्हेन चार्ज कंबाइंड देयर मैग्नीट्यूड एड अप एल्जेब्रिकली, ठीक है ना, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझते हैं कि जैसे मान लो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर माइनस का 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर प्लस में 7 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर माइनस में 1 कूलम का चार्ज है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये दो हमारे पॉजिटिव में है तो 7 to 9 कूलम, ये दोनों नेगेटिव में है तो माइनस का 6 कूलम। तो टोटल चार्ज आपका निकल के कितना आ जाएगा, 9 - 6 प्लस में 3 कूलम। इस तरीके से हम लोग चार्ज को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल में लिख दिया मैंने कि इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +5 यूनिट्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ -2 यूनिट्स। ठीक है, तो रिजल्टिंग चार्ज हमारा कितना हो जाएगा कि भाई प्लस के 5 में हमें ऐड करना है माइनस के 2 यूनिट्स को, तो जब इसको जोड़ोगे तो आपका जो रिजल्टिंग चार्ज की वैल्यू आएगा कितना आएगा, प्लस का 3 यूनिट आएगा। क्लियर है। तो ये चार्ज का एडिटिव नेचर, यानी चार्ज एडिटिव इन नेचर भी होता है, उसे हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्री नेचर है ना, ये एक खासियत है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे कि देखो, इसके लिए एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो गामा फोटोन, ये समझ लो गामा फोटोन है। ठीक है, गामा फोटोन जब हमारा स्प्लिट करता है तो 2 तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, एक जो न्यूट्रिनो चार्ज पार्टिकल होता है ये पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर का होता है और ये एंटी न्यूट्रिनो पॉजिटिव नेचर का होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो
यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा अगर आपको समझना है तो बड़े अच्छे से हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं, केमिस्ट्री का है, कि जैसे मान लो ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, इस NaCl पर इनिशियली टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है 0। हमने क्या किया कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। क्या किया बच्चों? इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमको क्या मिला? सोडियम पर प्लस मिला और क्लोरीन पर माइनस मिला। ऐसे ही तो मिला। अब इनका भी चार्ज अगर निकालें, अब भी चार्ज अगर हम निकालें फाइनल स्टेट में, सपोज Q डैश है, तब भी हमको चार्ज क्या मिलेगा? 0, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? क्लोरीन को दे दिया है। तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और ये बन गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना? तो अभी भी एक पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज सेम है, यानी कि प्लस, मान लो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1e सोडियम पर चार्ज है। किस पर चार्ज है? ये सोडियम पर चार्ज है, समझ रहे हो ना? प्लस का 1e। और क्लोरीन पर हमारा कितना चार्ज है? माइनस का 1e। तो अब अगर ऐड करेंगे ये दोनों तो कितना मिलेगा? 0। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद भी हमको चार्ज कितना मिला? 0। और इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले भी हमारे पास चार्ज कितना था? 0। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कंजर्व्ड रहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। दिस मीन्स कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम। क्लियर? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम रिमेन्स द सेम। बिफोर इंट्रैक्शन, आफ्टर इंट्रैक्शन बराबर मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है? तो इसमें ये बात बताई गई कि कोई भी बॉडी हो, किसी भी तरह का बॉडी हो, अगर उस पर चार्ज है तो किस फॉर्म में चार्ज होगा, इस बारे में इस पर बताया गया। या समझो जैसे फ्रिक्शन वाला मेथड है चार्जिंग का, तो अगर रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऐसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, उसका सर अभी दूसरे में गया, तब तक रुक गया प्रोसेस, सर किसी और बॉडी में, पैर किसी और में, ऐसा नहीं। यानी आधा आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा होल नंबर के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये प्रोसेस बना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं है कि दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, पता चला 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई का मतलब है बेटा ये एलिमेंट्री चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, ये भी कहा जाता है कि चार्ज फाउंड ऑन एनी बॉडी। मैं लिख दे रहा हूं, इसको भी आप समझ लेना, नोट कर लेना कि चार्ज फाउंड ऑन एनी बॉडी एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, तो ये भी इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इसका कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो हमारा चार्ज होगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के लिए हमने लगा दिया, क्योंकि चार्ज के दो नेचर होते हैं, प्लस और माइनस, तो ये नेचर के लिए लगा दिया, एन लगाया इंटीग्रल मल्टीपल के लिए, और ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज। तो हमारा चार्ज का फार्मूला बना Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन हमारा एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, तो एन है हमारा नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे आपस में यानी ट्रांसफर होंगे वो है, तो ये नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। और ई हमारा क्या है, यही है हमारा एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये है हमारा एलिमेंट्री चार्ज। इसको आप फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हो, फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो पता चल गया ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री चार्ज, है ना। तो Q का फार्मूला ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे सामने पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क। अभी ऐसा सवाल हम लोगों ने फ्रिक्शन में किया था कि ग्लास रॉड को जब रब करते हैं सिल्क के साथ तो ग्लास रॉड कैसा हो जाता है। अब आप बताओगे, बताओ ग्लास रॉड कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है इसका मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना। तो इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि रब करने पर याद रखना ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और सिल्क पर हमारा कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारे ग्लास से किस पर ट्रांसफ़र हुए हैं, सिल्क की तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसका सही जवाब गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट, तो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया गया, ये कीवर्ड रिमूव। तो रिमूव करने के बाद बॉडी पर हमारा चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्लस, और नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू ई, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 19, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब भैया कर लो, प्लस का 19 माइनस का 19 छमाछम कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, प्लस में 1.6 कूलम। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमारे पास क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली लिखा है, मतलब नहीं, अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली नहीं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, अब देखो लिखा है कि द चार्ज ऑन 500 सीसी का मतलब होता है, जहाँ भी आपको सीसी दिख जाए, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लोग गाड़ी वाड़ी खरीदते हो ना, तो व्हीकल पे भी तो लिखा होता है कि 250 सीसी की हमारी बाइक है, किसी ने बोला 250 सीसी की बाइक है, तो 250 सीसी का मतलब कि उसका जो सिलेंडर का कैपेसिटी है वो हमारा 250 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर, यानी वॉल्यूम बताता है सिलेंडर का जो इंजन में लगा होता है। तो यहाँ पर चार्ज दिया है 500 सीसी ऑफ वाटर, वाटर का मतलब क्या हो गया, H2O, ड्यू टू प्रोटॉन्स विल बी, ओके, द चार्ज ऑन 500 सीसी ऑफ वाटर ड्यू टू प्रोटॉन्स, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 500 सीसी। तो 500, सॉल्यूशन का पैटर्न समझना बच्चों, आप सॉल्यूशन का 500 सीसी को हम लोग 500 ग्राम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये इतना ग्राम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब H2O का अगर मोलेकुलर वेट की अगर हम बात करें तो H2O में कितना, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। ठीक है, तो जो या कह लो एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें, एटॉमिक वेट ऑफ H2O, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन का 2 और इसका 16 होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब हम यहाँ से क्या इक्वेट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम यहाँ से क्या इक्वेट कर लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है कि मास इन ग्राम बटे मोलिकुलर मास, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, या एटॉमिक वेट। तो अब देखो मास इन ग्राम हमारा कितना है, 500 ग्राम। ठीक, एटॉमिक मास हमारा एक तरीके से कितना है, ये हमारा 18, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 9, 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से 9 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 250, ये वैल्यू आ गया। ये हमारा आया नंबर ऑफ मोल्स, क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कि इतने वाटर में कितने मोलिक्यूल्स हैं हमारे। तो अब हम इक्वेट करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स,
मोलेक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये जो सवाल है बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है पार्टिकल निकालने का, क्योंकि चार्ज हमें इक्वेट करना है। क्या इक्वेट करना है बच्चों? चार्ज इक्वेट करना है। चार्ज इक्वेट करने के लिए हमको चाहिए क्या? प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में चार्ज इन्होंने पूछा है। तो Q बराबर हमारा आएगा प्लस का Ne, यस और नो? तुमने कहा बिल्कुल सर आएगा। तो हमें N तो निकालना पड़ेगा ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वेट करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा वो कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? मोल कॉन्सेप्ट। और ये मोल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कहाँ पे? ये आपको मिलेगा केमिस्ट्री में। कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री में। तो हम इस कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इक्वेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोलेक्यूल हमारे पास कितना है? 250 डिवाइडेड बाई 9, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या इक्वेट करेंगे? तो इतने मोलेक्यूल्स वहाँ पर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब जब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालना है तो आप खुद देखो, ये लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। H2O की अगर हम बात करें तो H2O में एक मोलेक्यूल में कितना प्रोटॉन होगा? एक मोलेक्यूल में। हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन में इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 2। ऑक्सीजन को में कितने होंगे? 8। सबको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8। तो टोटल प्रोटॉन हमारे कितने हो गए? 10। टोटल प्रोटॉनों की संख्या 10। अब मैं एटम वाले रिप्रेजेंटेशन और कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीख लिया होगा, है ना। तो 2 + 8 यानी कि 10 प्रोटॉन है एक मोलेक्यूल में। टोटल मोलेक्यूल कितने हैं? इतने आ गए। तो अब हमें क्या इक्वेट करना पड़ेगा? अब हमें इक्वेट करना पड़ेगा कि फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे इक्वेट करेंगे? यहाँ लिख लिया हमने कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि n बराबर, ठीक है। तो मोलेक्यूल्स इनटू एक मोलेक्यूल्स में इतने प्रोटॉन है 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 23। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन है खाली कि इसको हमें सोल्व कर लेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स मिल जाएगा। फिर हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि Q बराबर प्लस Ne। प्लस क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर हमारा चार्ज कितना होता है? यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहा। अब प्रोटॉन पर चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला ही हमारा आंसर होगा। तो हम n की वैल्यू ये आपके सामने है, और E की वैल्यू सबको पता होता है कि E की वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये वैल्यू और ये n दोनों यहाँ रख के हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया है A, B, C, D, इसमें से आपका एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? इसमें से आपको एक आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 2.67 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम। ठीक है, ये कैपिटल से ये ध्यान रहे, 2.67 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम। दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई दिस वन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत कौन सा है? अब भाई आप देख के बताओ कि चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गलत तो यही है कि चार्ज हमारा स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका सही जवाब ये मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल अ चार्ज ऑफ -2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to the polythene? चार्ज की वैल्यू कितना दिया है? चार्ज का वैल्यू इतना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होंगे उतना ही तो हमारा मास भी ट्रांसफर होगा। यस और नो? यस सर। तो हम सबसे पहले ये फार्मूला यूज करेंगे कि Q बराबर Ne। अब यहाँ प्लस और माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे अमाउंट ऑफ मास पूछा है।
तो मास हमारा कभी भी नेगेटिव नेचर का नहीं होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है या जीरो हो सकता है। जीरो तब होगा कब होगा आप समझ लो, जहाँ क्वांटिटी ही नहीं वहाँ मास नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेचर का है मास। तो हमने केवल ये फार्मूला लिया Q इज इक्वल टू NE। अब N इक्वेट करेंगे Q डिवाइडेड बाई E से। Q की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2। तो यहाँ पर माइनस साइन आप मत लो, केवल मैग्नीट्यूड लो, 2 × 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 × 10 टू द पावर -19। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। अब 4 से अगर डिवीजन लगा दो तो 4 5 जा, अब 4 से डिवीजन लगा दो तो 4 4 जा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई 4 × 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा तो +19, +19 में 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 12। तो ये हमारा क्या आया नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या निकला नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना मास ट्रांसफर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास है ये, ठीक। तो टोटल मास हमारा कितना ट्रांसफर होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पार्टिकल आपके सामने है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, वैल्यू हम दोनों सब्स्टिट्यूट रख देंगे कि 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 12 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, इतना मास हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो जब हम इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो देखो 10 टू द पावर 12 है, 10 टू द पावर -31 है। अब देखो अब 10 टू द पावर 12 है, 10 टू द पावर -31 और नंबर में क्या बचा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 डिवाइडेड बाई 4 10 टू द पावर माइनस का क्या बचा 19। अब अगर ध्यान से देखो तो 5 9 जा क्या होता है 5 9 जा 45 है ना। अब 1 को थोड़ी देर के लिए अगर आप इग्नोर कर देते हो या मल्टीप्लाई भी वहाँ से अगर कर लो, वो वाली वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो 5 पॉइंट दिस डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19, इससे इसको डिवाइड करो भाई, कितना आ जाएगा आप खुद ही देखो। तो डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग में आंसर कहाँ दिया, लो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जब आप उसको इक्वेट करोगे वहाँ पे तो आपको लगभग आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11.38 इंटू 10 टू द पावर -19 kg। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे सामने क्या दिया है कि अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर एनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है। सिलिंड्रिकल कंडक्टर को कहाँ रखा है हमने, प्लेस्ड नियर एनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। इसमें तो सिलेंडर दिया नहीं, ये केवल पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके नियर बाई में रख दिया। तो द नेट चार्ज रिक्वायर्ड बाय द सिलेंडर, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इस सिलेंडर अगर मेटेलिक है तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आ जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। टोटल चार्ज शुरुआत में क्या था सिलेंडर का, 0 अनचार्ज था, तो अभी भी तो ये इस पर टोटल चार्ज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे इन्होंने क्या पूछा, द नेट चार्ज रिक्वायर्ड बाय द सिलेंडर ड्यू टू कंडक्टर विल बी, ठीक है ना, सिलेंडर ड्यू टू कंडक्टर या सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लो अब देख लो कि नेट चार्ज हमसे पूछा गया है कि इस सिलेंडर पर नेट चार्ज कितना होगा। तो जितना इस साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, जितना इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है उतना इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी भी सम करने पर हमारा टोटल चार्ज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे सामने दिया है कि सोप बबल ए इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड सोप बबल बी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, देन द रेडियस ऑफ बबल ए एंड बी। अब देखो बबल ए को हमने कैसा चार्ज दिया, नेगेटिव, बबल बी को हमने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, जैसे ये है, मान लो ये सोप बबल ए है, ए को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो जब हम इसको नेगेटिव अगर चार्ज ऐसे दे देते हैं, आप समझ लो,
तो सिमेट्रिकल पैटर्न की वजह से क्या होगा कि इधर का जो नेगेटिव चार्ज है और इधर का नेगेटिव चार्ज, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल ही तो करेंगे। इधर के नेगेटिव चार्ज, इधर के नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जिसके वजह से इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमारा इंक्रीज करेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर जब हमारा ये बबल भी है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ड्यू टू सिमेट्री की वजह से इधर का पॉजिटिव चार्ज और इधर का पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अपोजिट में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में रिपल करेंगे। तो सिमेट्री की वजह से यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, यानी कि रेडियस हमारा इसका भी क्या होगा, बी का भी बढ़ेगा और रेडियस ऑफ ए भी इंक्रीज होगा। तो इन बोथ द केसेस रेडियस हमारा इंक्रीज होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे सामने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 कि फाइंड द चार्ज ऑन एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 2.24 मिलीग्राम इफ 0.02% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। आयरन हमारा कितना है, कितने आयरन पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल हमारे 2.24 मिलीग्राम है। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखो मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 2.24 मिलीग्राम। मिलीग्राम को हम अगर केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी इसको केजी में नहीं, ये हमारा ग्राम में हो गया ना, मिलीग्राम से हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या इक्वेट करना है बच्चों, हमको एक्चुअल में इक्वेट करना है चार्ज ऑन एन आयरन। अब चार्ज इक्वेट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस माइनस में, यस और नो। आपने कहा बिल्कुल सर। ये एन कैसे निकाला जाए, तो अब जब हमें मास इस तरीके से कुछ दिया हो तो हमें यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम आएंगे मोल कॉन्सेप्ट में, कहाँ आएंगे, मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब हम इक्वेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है ना। अब आयरन की बात करें तो मास इन ग्राम हमारा कितना है 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3, और आयरन का कितना मोलर मास होता है हमारा 56, कितना 56। अब देखो डेसिमल जब हटाएंगे यहाँ से तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, डेसिमल हटाया तो 2 जीरो आ गया। 56 से 224 को डिवाइड करो, कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास कि 4 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये -2 ऊपर चला गया तो ये जब 100 ऊपर जाएगा -2 ऐड हो गया -5, तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, बहुत लफड़े होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवालों में। तो मोल कॉन्सेप्ट जब कभी भी पढ़ना आप लोग तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वेट करने का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे सामने कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -5। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023। हम थोड़ी देर के लिए 6.0 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थोड़ा। इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24। तो अब यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, ध्यान देना, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 प्लस में 23 कितना हो जाएगा 23 में प्लस का 18। तो ये है बेटा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकला। क्या निकला, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब हम जब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारा यहाँ से निकल गया और आयरन है, ठीक है ना, ये आपको सबको पहले से पता है। तो अब हम लोग ये पता करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 26। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होंगे। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एक आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर ऑफ एटम्स एक तरीके से या मोलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 इंटू 10 टू द पावर 18। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, इतने में तो कोई समस्या नहीं है। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। अब बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, करने के बाद आपको देखोगे आपको आ जाएगा 624 इंटू 10 टू द पावर
18, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.02% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? 0.02% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग। तो हमने निकाला इस टोटल इलेक्ट्रॉन का 0.2% इलेक्ट्रॉन, यानी रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन का 624 इंटू 10 टू द पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.02% मतलब 100। डेसिमल हटा दिया तो नीचे और हमारे 100 में मल्टीप्लाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 624 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1248 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो 18 है, 10 टू द पावर नीचे 4, तो 4 से 4 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 10 टू द पावर 14। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिमूव्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव्ड हो गए। तो अब हमें इक्वेट करना है नंबर ऑफ चार्ज। क्या इक्वेट करना है? फाइंड द चार्ज, यानी कि चार्ज इक्वेट करना है अब। तो अब हम चार्ज इक्वेट करेंगे यहाँ पर। कैसे? कि चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमारा चार्ज पॉजिटिव नेचर का आएगा, तो हमने लिखा प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 1248 इंटू 10 टू द पावर 14, यही तो है 1248 इंटू 10 टू द पावर 14, ये हो गया। और ई की वैल्यू सबको पता 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 1996.8 इंटू 10 टू द पावर 14 और -19, तो माइनस का 5। जब इससे डिवीजन लगा दोगे तो कितना जाएगा? पॉइंट, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 है तो एक जीरो और आ जाएगा, 1996। इतना कूलम्ब हमारा चार्ज 0.2%। ध्यान दो कि 2.24 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन आयरन से जब 0.02% इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव्ड करेंगे तो हमको कितना चार्ज मिलेगा? इतना हमको चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इसका कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।